हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी का सेट नंबर 16। और देखिए बच्चे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, यदि किसी पिंड को 30 डिग्री के कोण के साथ 4.9 मीटर पर सेकंड से प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रक्षेप की उड़ान का कुल समय क्या होगा। तो आपको पता होगा कि प्रक्षेप की उड़ान का कुल समय TF बराबर होता है 2u साइन अल्फा अपॉन जी, 2u साइन अल्फा अपॉन जी। तो 2 गुना u 4.9 है और 4.9 है बच्चे, यहां देख लीजिए 4.9 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुना साइन अल्फा तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी का मान हो गया 9.8। तो बच्चे ये कट गया, 4.9 गुना 2 9.8 हो गया, पूरा पूरा कट गया। साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी 0.5 सेकेंड हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.5 सेकेंड। याद रखिए, यदि किसी पिंड को आप ऊपर की ओर प्रक्षेपित करते हैं तो जितना समय लगेगा, ठीक है, आपको प्रक्षेप पूरा करने में, उस समय को ही हम उड़ान काल या प्रक्षेप काल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात कर लेते हैं। गतिज घर्षण बल का मान कितना होगा यदि पिंड का द्रव्यमान 10 kg और गतिज घर्षण गुणांक का मान 0.5 kg है। आपको पता है F बराबर होता है घर्षण बल बराबर होता है क्या, तो म्यू एम जी। क्या होता है, म्यू एम जी होता है बच्चे। तो म्यू का वैल्यू 0.5 है, एम का वैल्यू 10 kg है, जी का वैल्यू आपको 9.8 है। तो बच्चे इसको उड़ाते हैं, यहाँ देते हैं 10, 5 दूनी 10, इसको काट दीजिए, 4.9 गुना 10 यानी 49 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 न्यूटन। याद रखिए कि दो वस्तु अगर सतह पर रखा हो तो दोनों वस्तुओं के सतह के, ठीक है, सतह के संपर्क सतह पर एक बल कार्य करता है जो वस्तु के गति का विरोध करता है, इसे हम घर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका कि यदि, ठीक है, यदि पिंड के घूर्णन अक्ष से बल का लंबवत दूरी का मान, ठीक, कितना है, 2 मीटर हो तो उसमें, ठीक है, 10 न्यूटन पर मीटर का बल आघूर्ण उत्पन्न हो तो लगाए गए बल का मान क्या होगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण होता है बच्चे, ध्यान में रखिएगा, आघूर्ण R क्रॉस F होता है, R क्रॉस F होगा। और यहां हमको क्या निकालना है, तो बल आघूर्ण का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, F का मान निकालना है। तो F बराबर क्या होगा, टो अपॉन R। बलाघूर्ण को टो द्वारा डिनोट करते हैं। तो बलाघूर्ण 10 Nm है, अब बटर क्या हो गया, 2 मीटर है। तो बच्चे ये कट गया तो बचेगा 5 न्यूटन। कितना न्यूटन, 5 न्यूटन होगा। तो आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। याद रखिएगा कि यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूर्णन करता है तो अक्ष के परितः घूर्णन करेगा तो अक्ष से दूरी और बल का गुणनफल क्या कहलाता है, तो बलाघूर्ण कहलाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कांच के प्लेट जल में डालने पर क्यों गीली हो जाती हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे ही कांच का प्लेट हम जल में डालेंगे तो, ठीक है, आपको असंजक बल के कारण जल उस पर क्या होगा, लग जाएगा। क्योंकि समान अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे हम ससंजक बल, जबकि विपरीत अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे हम असंजक बल कहते हैं। और असंजक बल ही किसी वस्तु को क्या करता है, आपको भिगो देता है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर होगा, ध्यान में रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए, यदि कोई तरंग, ठीक है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रहा है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो बच्चे आवर्तकाल क्या होगा, तो आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। आवृत्ति बराबर 1/, क्या होगा, आवर्तकाल होगा। आपको आवर्तकाल निकालना है, आवर्तकाल बराबर 1/, क्या होगा, आवृत्ति हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/50 हो गया, यानी क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0.2, ठीक है, 02 हो जाएगा, 0.02 सेकेंड। देखिए कहां पर आंसर है, 0.02 सेकेंड। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ज होता है और 1/, आवर्तकाल को ही हम आवृत्ति कहते हैं। 1/, आवर्तकाल को ही हम क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। बच्चे एकदम याद रखना है इसको। आगे बढ़िए, जल का त्रिकबिंदु कितना होता है। तो त्रिकबिंदु कहते किसको है, तो ऐसा तापमान जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये देखिए, आइस भी पाया जाएगा, वाटर भी पाया जाएगा और वेपर भी पाया जाएगा। ऐसे तापमान को हम जल का त्रिकबिंदु कहते हैं, TTR बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। और ये 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 273.16 केल्विन
या 0.01 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 0.01 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जल का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर महत्तम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होगा? महत्तम होगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। तो देख लीजिए, कार के इंजन को ठंडा करने के लिए पानी में शीतलक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग करते हैं बच्चे। एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो ठंडे प्रदेशों में, ठीक है, आपको जमने नहीं देता। ठंडे प्रदेश में क्या होगा? ठंडे प्रदेश में, ठीक है, पेट्रोल को या रेडिएटर में जल को जमने, रेडिएटर में जल को जमने से रोकता है, जल को जमने से रोकता है। याद रखिएगा, जल को जमने से रुकेगा या रोकता है, जमने से रोकता है। और बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, रोकता है। एक चीज और ध्यान में रखना है, इथिलीन ग्लाइकोल जब भी चर्चा करते हैं तो ये होता है CH2OH और CH2OH होगा। और यहाँ देखिए, इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी कहा जाता है। कौन सा हाइड्रिक अल्कोहल? तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। बर्फ जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, आपको क्या होगा? अपने स्टेट में परिवर्तन करता है और यह 80 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा क्या करता है? रिलीज करता है बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि किसी ऊष्मीय इंजन कि द्वारा संपादित कार्य 100 किलो जूल हो और उसको दी गई ऊष्मा क्या हो? 200 किलो कैलोरी हो, तो क्या कह रहा है? तो इंजन की दक्षता ज्ञात कीजिए। आपको इंजन की दक्षता ज्ञात करना, यहाँ गड़बड़ है, किलो जूल करना चाहिए, किलो जूल कीजिए, इसको जूल है तो इंजन की दक्षता ज्ञात कीजिए। तो बच्चे दक्षता ज्ञात करने में क्या होता है कि दक्षता ईटा बराबर होता है, ठीक है, इनपुट बटा, बोलते हैं आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट यानी बाहर किया गया कार्य बटे क्या होगा? इनपुट हो जाएगा। इनपुट होता है और आउटपुट कितना है? 100 है, 1000 है बटे, ठीक है, आपको इनपुट कितना है? 2000 है, काट दीजिए, 1/2 हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। याद रखिएगा कितना होगा? 1/2 होगा। ध्यान में रखिएगा, क्या बोल रहे हैं कि लाभकारी कार्य बटे दी गई कुल ऊष्मा के अनुपात को ही हम एफिशिएंसी या दक्षता कहते हैं, ऊष्मीय इंजन की दक्षता कहेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बिंब की स्थिति है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कहां पर होगी? तो बच्चे आपको पता है ये अवतल दर्पण है, इसके ठीक वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रख देते हैं। चला ये गया और ये फोकस दूरी से गुजर गया और एक प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा और वापस होगा क्या? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा और यहां देखिए मिल गया और क्या होगा? तो ये प्रतिबिंब का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा? तो प्रतिबिंब का निर्माण कर लेगा। कहां बना प्रतिबिंब? तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो देखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर स्थित होगी, सही बात है। प्रतिबिंब और बिंब की साइज समान होगी, सही बात है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगी, सही बात है। उपर्युक्त सभी आपको क्या होगा? सही हो जाएगा बच्चे। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। माध्यम का वह गुण जो माध्यम के प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है वह अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग, ये देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग है, निर्वात में प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग बटा क्या होगा? माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम क्या कहते हैं? माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? तो आपको अपवर्तनांक कहेंगे। और याद रखिएगा कि यही अपवर्तनांक जो है ये बताता है कि किस माध्यम में प्रकाश की वेग किस प्रकार गमन करेगा। घनत्व क्या होता है? तो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, द्रव्यमान और आयतन का। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक। मान लीजिए जल से प्रकाश की किरण, ठीक है, आपको जा रही है वायु में, तो जल का अपवर्तनांक और वायु के अपवर्तनांक के अनुपात को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये बातें याद रखनी है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका। 1 से 10 मिलीमीटर, 1 से 10 नैनोमीटर, यहां देखिए 1 से 10 नैनोमीटर, ठीक है, के कणों को क्या कहा जाता है? तो इसको नैनो कण कहते हैं। कौन सा कण कहेंगे? नैनो कण कहेंगे। और याद रखिएगा नैनो कण का आकार 10⁻⁹ मीटर होता है। और नैनो कण के बारे में सबसे पहले बताया था किसने? तो हेनरिक रोहरर को, ठीक है, आपको क्या कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है। और याद रखना है आपको कि नैनो टेक्नोलॉजी पर सबसे अधिक काम किया था रिचर्ड फेनीमैन ने। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का पिता कहते हैं किसको? CNR रॉ को। किसको कहेंगे? CNR रॉ को कहते हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसका मान 0 होता है? याद रखना है किसका मान 0 होता है। आपको पता है कि गामा किरणों की चाल क्या होगा?
c बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अल्फा किरणों का आवेश इस पर, ठीक है, 2 इकाई धनावेश होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये देखिए अल्फा किरणों का द्रव्यमान, तो अल्फा किरणों का द्रव्यमान 4, ठीक है, AMU होता है, 4 AMU। गामा किरण का आवेश ये 0 होता है। क्योंकि गामा किरण क्या है आपको बच्चे, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का आवेश क्या होता है, तो यह 0 होता है। क्या होगा, 0 होता है। तो ध्यान में रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि अल्ट्रासोनोस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाता है। बच्चे अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग यूज करते हैं, याद रखना है, अल्ट्रासोनोग्राफी में हम यूज करेंगे पराश्रव्य, तो बोलते हैं पराध्वनिक तरंग का, और इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऐसा तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, ऐसे तरंग को हम लोग बोलते हैं, ऐसे ध्वनि तरंग को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। और अल्ट्रासोनोस्कोप या अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं जनरली। ठीक है, आपको अल्ट्रासोनिक साउंड को मापने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, हृदय के दोषों को ज्ञात करने में, सभी में इसका उपयोग होगा। और ठीक है, पेट में किसी प्रकार की गड़बड़ी का पता लगाने में भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मां के गर्भ में बच्चे पल रहे हैं, उसका भी स्थिति पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और विकिरण का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो बच्चे हाइड्रोजन परमाणु के विकिरण और उसका क्वांटम सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो निल्स बोर थे। निल्स बोर ने परमाणु की संरचना दी, इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, इन्होंने आपको, ठीक है, क्वांटम सिद्धांत किसका, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके इन्होंने बताया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन, और निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा का शोषण करता है। डी ब्रोगली ने आपको प्रकाश के द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था कि यह कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। तो इनमें से कौन सा उत्फुल्लता प्रदर्शित करता है। तो बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो चूना है, क्या है, चूना, ध्यान में रखिएगा, उत्फुल्लता बायंसी प्रदर्शित करता है। तो बायंसी प्रदर्शित करेगा कौन, तो ये हरा कशिश प्रदान करता है, बायंसी प्रदर्शित करता है। जनरली हरा कशिश का मतलब होता है आपको फेरस सल्फेट, FeSO4 × 7S2, इसको ये उत्फुल्लता या बायंसी प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। जबकि चूना जो है आपको पता होनी चाहिए कि चूना कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये चूना हो गया बच्चे। और चूना जल के विषय में अगर बात करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। और याद रखिए उत्फुल्लता का मतलब क्या होगा कि यह जो है, ठीक है, यह जो है बायंसी प्रदर्शित करता है, यानी ऊपर की ओर मूवमेंट होता है इसका। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह कास्टिक सोडा होता है, कॉस्टिक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है। ये देखिए HCl 2 ध्रुव में बढ़ गया, H+ और, ठीक है, Cl- में ये 2 भाग में टूट गया। HBr ये भी टूट जाएगा, H+ और Br- में। और लेकिन आपका नाइट्रोजन जो है ये नहीं टूटेगा, इसीलिए यह अध्रुवीय अणु हो जाता है। कौन सा अणु होता है, अध्रुवीय अणु कहा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। तो निम्न में से मिश्रित लवण कौन है। तो बच्चे मिश्रित लवण 2 या 2 से अधिक सामान्य लवणों के मिलने से बनता है। तो 2 सामान्य लवणों के मिलने से मिश्रित लवणों का निर्माण होता है। लवणों के मिलने से क्या बनेगा, तो मिश्रित लवण मिलने से मिश्रित लवण का निर्माण होता है। याद रखिएगा, मिश्रित लवण बनता है। और यहां पर देख लीजिए आप, जरा देखिए कौन कौन होगा। तो ये भी आपका मिश्रित लवण है, ये भी आपका मिश्रित लवण है, और ये भी है, यानी उपर्युक्त सभी आपका मिश्रित लवण है। ध्यान में रखिएगा कि ऐसा लवण जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन आयन अवश्य हो, उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा लवण बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अम्लीय लवण। एक हाइड्रोक्साइड आयन अगर अवश्य हो तो उसको बोलेंगे, ठीक है, क्षारीय लवण। अगर किसी प्रकार का आयन नहीं हो तो उसको बोलेंगे क्या, सामान्य लवण कहते हैं बच्चे। सोडियम क्लोराइड एक सामान्य लवण है। अब देखिए सांपों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो ऑफियोलॉजी कहा जाता है। जबकि ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनोमी में हम लोग वर्गीकी का अध्ययन करते हैं। तो ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाएगा। टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी का अध्ययन है। और सबसे पहले वर्गीकी के बारे में किसने बताया था बच्चे, तो कार्लस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जंतु कोशिका से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। इसमें लवक पाए जाते हैं, ठीक है, ये गलत बात है।
इसमें, ठीक है, कोशिका कला के बाहर भित्ति पाई जाती है, गलत बात है, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति और आपको क्लोरोफिल, ठीक है, उसके बाद आपको, ठीक है, बड़े बड़े रिक्तिका इत्यादि पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या पाए जाएंगे, लाइसोसोम पाया जाएगा। लाइसोसोम को हम याद रखिए, हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, और लाइसोसोम जो होता है वह कोशिकाओं को क्या कर देता है, मार देने का कार्य करता है। इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करेगा, मार देता है आपके सेल्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा धनकंद का उदाहरण है? तो सभी, अरबी, ठीक है, ग्लेडियोलस, जिमीकंद, सभी क्या होते हैं आपको, ठीक है, धनकंद होते हैं बच्चे, ध्यान में रखिएगा। कॉर्म है, ये क्या है, कॉर्म है। जबकि ट्यूबर अगर बात करें, ट्यूबर अगर बात कर लें तो आलू को ट्यूबर कहा जाता है। क्या कहते हैं, आलू को ट्यूबर कहते हैं। अगर हम बात करें कॉर्म बोलते हैं, अगर बल्ब की बात करें, बल्ब मतलब सलकंद की बात करें, तो सलकंद क्या होगा, तो प्याज और लहसुन आपको सलकंद होता है, प्याज और लहसुन आपको क्या होगा, सलकंद होता है। और ये देखिए लहसुन होगा, तो ये बातें याद रखनी है बच्चे। ये तना का रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है, तना का रूपांतरण होता है। देख लेते हैं, इनमें से कौन सा सड़े हुए प्रोटीन को सल्फेट में बदल देता है? तो बच्चे ये थायोबैसिलस होता है। क्या होता है, थायोबैसिलस होता है, थायोबैसिलस होगा, जो क्या करेगा, तो सड़े हुए प्रोटीन पदार्थ को सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोसोमोनास जो है वो नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। बैसिलस जो होता है वो, ध्यान में रखिएगा, तरह तरह के, ठीक है, आपको लैक्टोबैसिलस, तरह तरह के, ठीक है, रेनिन प्रोटीन को आपको, ठीक, केसीन में बदलता है, रेनिन को केसीन में बदलने का कार्य करता है। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया उन्मूलन में कौन सा शैवाल का उपयोग होता है? तो नाइटेला, ठीक है, कारा, दोनों शैवाल का उपयोग मलेरिया उन्मूलन में होता है। आजकल, ठीक है, अनेक प्रकार के शैवालों का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो मलेरिया उन्मूलन में करते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया रोग के निवारण के लिए हम लोग अल्फा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोक्विन का उपयोग करते हैं। पहले हम लोग क्विनीन का उपयोग करते थे। क्विनीन जो है वह किससे प्राप्त होता था? तो क्विनीन जो है वह आपको सिनकोना के छाल से प्राप्त होता था। चलिए बच्चे, नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।